हाँ जी बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको आप बोल सकते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैसे? क्योंकि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे गार्डन पी प्लांट पे, जब उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को दूसरे प्लांट के ऊपर परफॉर्म किया गया तो जो रिजल्ट मिले वो डिफरेंट थे। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो गार्डन पी प्लांट पे अप्लाई हुआ अकॉर्डिंग टू मेंडल। जब दूसरे फ्लावर पे, जैसे यहाँ पर स्नैपड्रैगन और 4 o'clock प्लांट है, ये इनके साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं, तो इनके ऊपर जब अप्लाई किया गया तो जो रिजल्ट था वो बिल्कुल अलग था। तो वहीं से ये टर्म आई है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है कोई भी एलील। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर है तो वो कंप्लीटली, उसके एलील्स कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। तो डेफिनेशन है, इट इज़ द फिनोमिना वेयर none of the two alleles of a gene is dominant over each other। अब टू एलील्स की बात जो है यहाँ पर, जब आप लास्ट में क्रॉसिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा यहाँ पर टू एलील्स की बात किसकी की गई है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, डोमिनेंसी का पता चलता है ओनली इन हाइब्रिड सिचुएशन। तो यहाँ पर ये टू एलील्स वो हाइब्रिड वाले ही बता रखे हैं कि हाइब्रिड सिचुएशन में दोनों ही एलील्स डोमिनेंट नहीं होते। नन ऑफ द टू एलील्स इज डोमिनेंट। बेसिक कर लेते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस और मोजाइक इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके रिजल्ट थे वो मिक्सचर मिले थे दोनों पेरेंट के, वो भी क्रॉसिंग में पता चलेगा आपको। इसके एग्जाम्पल में जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया वो था दो प्लांट के फ्लावर्स पे, स्नैपड्रैगन एंड 4 o'clock प्लांट, ये इनके साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब क्या था, जैसे इन्होंने स्नैपड्रैगन प्लांट के फ्लावर लिए, एक रेड फ्लावर लिया, एक वाइट फ्लावर लिया। दो अलग अलग प्लांट थे स्नैपड्रैगन के, दोनों की इकट्ठी नहीं कराई, इसके दो प्लांट अलग से और इनके अलग से। तो कोई भी इन्होंने प्लांट के दो फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले दो अलग अलग पेरेंट लिए, प्योर पेरेंट, एक रेड कलर फ्लावर प्रोड्यूस करने वाला और एक वाइट फ्लावर प्रोड्यूस करने वाला। तो इनके फिनोटाइप होंगे रेड और वाइट। जीनोटाइप में कैपिटल आर, यहाँ फिनो इसके जो गैमीट्स बनेंगे स्मॉल आर। चाहे तो आप यहाँ पर WW भी ले सकते हैं। क्यों बोल रहे हूँ मैं ऐसा? क्योंकि हम मेंडल की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात हो रही है। नहीं, यहाँ पर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं है, दो अलग अलग प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर हैं, जिसमें से हमें अभी नहीं पता कौन सा डोमिनेट। फिर इसके गैमीट्स जब हम बनाएंगे, गैमीट्स में इनको सेपरेट करें, जो भी जीन्स के एलील्स हैं इनको हम सेपरेट कर देंगे। कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया। अब इनकी क्रॉसिंग करा देंगे F1 जनरेशन के लिए। जब सबकी क्रॉसिंग कराई तो हमें F1 जनरेशन बिल्कुल सेम, सभी प्रोजेनी सेम मिले, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल। लेकिन जीनोटाइप तो एक ही मिले, लेकिन फिनोटाइप क्या मिले? पिंक कलर। ना ही वो रेड थे ना ही वो वाइट थे, कौन सा कलर हमें मिला? पिंक कलर। तो यहीं से इसको बोला गया ब्लेंडिंग मतलब इन दोनों का, रेड और वाइट का मिक्सचर, जिससे क्या प्रोड्यूस हुआ? पिंक कलर फ्लावर प्रोड्यूस हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ ये गलत प्रूव हो गया। एक तरीके से गलत तो नहीं कहेंगे कि सिर्फ वो पी प्लांट पर ही अप्लाई हो रहा था, जब किसी और प्लांट के फ्लावर पर उसको अप्लाई किया गया तो जो रिजल्ट थे देवर। सबसे पहले कार्ल कॉरेंस ने 1903 के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी। उन्होंने ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया था। अब आप ये समझिए, यहाँ पर लिखा था टू एलील्स ऑफ अ जीन। ये हाइब्रिड सिचुएशन आ गई हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या आप इनमें से बता सकते हैं कि कैपिटल आर डोमिनेंट है या स्मॉल आर? नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर ही अलग आ गया। जो पेरेंट के कैरेक्टर्स थे वो अलग थे और जो प्रोजेन है, तो यहाँ पर इन दोनों एलील, ये एक जीन है, इन जीन के दोनों एलील एक दूसरे, कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं है, कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस? अब जब हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे तब डोमिनेंस अलग पढ़ा था। जब हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा तो हमने देखा कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर और एलील नहीं है। तो एग्जैक्टली डोमिनेंस है क्या? फिर दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि व्हाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड व्हाई आर सम एलील्स रिसेसिव? तो दूसरा ये क्वेश्चन। तीसरा, व्हाट अ जीन डज? जीन करता क्या है?
तो ये क्वेश्चन हमारे अराइज होते हैं, इन क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। अभी हमारे पास एक जीन है, ठीक है, जीन हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, ठीक है, ये जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। जीन्स को हम 2 एलील्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये 2 एलील्स ज़रूरी नहीं है आइडेंटिकल हो, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन हमें ध्यान में रखनी है। अगर इन दोनों एलील में से एक एलील, जो फर्स्ट 2 एलील में से एक एलील मान के मैं चलूँ, जो फर्स्ट एलील है हमारा, मान लो वो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल एलील है, ये नॉर्मल एलील है, तो ये नॉर्मली नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, तो ये एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ऐड करेगा, ऐड हो जाएगा और इस सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करेगा और अपनी रिएक्शन कर देगा, ठीक है, जो नॉर्मल जीन का काम होता है वो काम करेगा। अब जो सेकंड एलील है, वो हो सकता है नॉर्मल के जैसा भी काम कर सकता है। 3 सिचुएशन में मैं बता रही हूँ आपको। पहली सिचुएशन हो सकता है ये बिल्कुल ऐसा ही काम करे, यानी कि नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकता है, नॉर्मल मतलब एंजाइम प्रोड्यूस करके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर के रिएक्शन प्रोसीड करा सकता है। दूसरा, अगर ये एलील नॉर्मली काम ना करके कोई दूसरा काम करे, जैसे ये फर्स्ट था, ये दूसरा मैं सिचुएशन बता रही हूँ आपको, इसने इस टाइम पे एंजाइम तो प्रोड्यूस किया, बट दैट एंजाइम वाज नॉन फंक्शनल एंजाइम, ठीक है। अब नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन्स ये एलील क्या है, मॉडिफाइड, यानी कि नॉर्मल से अलग है, मॉडिफाइड हो गया है, वो चेंज हो गया है। या फिर तीसरी इसमें सिचुएशन होती है नो एंजाइम, कोई एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा, ठीक है। तो इस सिचुएशन से हमें क्या पता चल रहा है, इन तीनों सिचुएशन से, कि सेकेंड एलील अगर नॉर्मली काम कर रहा है सेम इसके जैसा, तो ये दोनों ही क्या होंगे, डोमिनेंट, ठीक है। अगर सेकेंड जो ये एलील है ये नॉर्मल फंक्शन ना करके जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस दौरान ये क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ये वाला सेकेंड एलील रिसेसिव होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मली अपना काम कर रहा है, लेकिन इस काम के कंपेयर में अगर हम यहाँ देखें तो ये तो नॉन फंक्शनल है। इसका मतलब जो सेकेंड एलील है वो क्या है, रिसेसिव है। या थर्ड सिचुएशन आ जाती है कि ये एलील कोई एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो इट मीन्स ये सिचुएशन भी सेकेंड एलील को रिसेसिव बता रही है। जो एग्जाम्पल मैं यहाँ बता रही हूँ, ये है प्लांट हाइट का। अब जो प्लांट की हाइट है वो किस पे डिपेंड करती है, हार्मोन पे, प्लांट हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब मान लो इस हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे प्लांट के अंदर है एक जीन, ठीक है। ये जीन जब प्रोड्यूस हो रहा है, ये जीन एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है जो इस प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ाएगा जिससे प्लांट हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा, और ज़्यादा सिक्रीट होगा तो ये प्लांट क्या हो जाएगा, तो अब किसी वजह से मान लो ये जीन नॉन फंक्शनल हो गया, तो ये जीन नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, या हो सकता है कोई एंजाइम प्रोड्यूस ही ना करे। तो जब कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा या नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये प्लांट की एफिशिएंसी को घटा देगा, कम कर देगा, जिससे प्लांट हार्मोन कम सिक्रीट होगा, और कम सिक्रीट होगा तो प्लांट क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। तो ये डिपेंड करता है प्लांट की एफिशिएंसी पे। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि कैसे जीन अपना काम कर रहा है, ओके, इस तरीके से। तो इन एग्जाम्पल से आपके शायद ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट अ जीन डज, जीन क्या करता है। जैसे भी एग्जांपल मैंने बताया था, एंजाइम प्रोड्यूस करना, और फिर ये सब आगे की रिएक्शन। एलील्स डोमिनेंट क्यों होते हैं, रिसेसिव क्यों होते हैं, इनके फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कोई एलील नॉर्मल है तो वो नॉर्मली अपना काम करेगा, डोमिनेंट अपना कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंट, तो इन एग्जांपल्स के थ्रू हमें इन डोमिनेंस के बारे में पता चल गया। जो अपना एलील जो अपना अच्छे से काम करेगा, फंक्शनल होगा, वो अपना डोमिनेंट होगा। मतलब जो प्रोडक्ट है, बेसिकली प्रोडक्ट से हमें पता चल जाएगा, जैसा जो प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्ट से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाद में हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ डोमिनेंट है और कौन से रिसेसिव है, ओके। तो इसके बाद एक और चीज़
एक और एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में है इसी से रिगार्डिंग, जो दो अलग अलग चीज़ों को बताएगा, तो वो मैं अभी यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। तो अब जो नेक्स्ट थिंग जो मैं बता रही हूँ, डेट इज़ डोमिनेंस एज प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बताऊँ, यहाँ से हमारी एक टर्म और अराइज होगी। तो सबसे पहले जैसे मैं ले रही हूँ यहाँ पर पी सीड्स। पी सीड में जो एक जीन है स्टार्च फॉर्मेशन करता है, ठीक है, स्टार्च की फॉर्मेशन करता है। तो स्टार्च को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जिस जीन से, उसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी। जो ये जीन जब कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट मीन्स जो स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होगा वो लार्ज साइज का होगा और राउंड शेप होगी उसकी। और अगर इससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो इट मीन्स ये स्टार्च ग्रेन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो स्मॉल साइज का है और रिंकल्ड शेप का है। जब इन दो अलग अलग की क्रॉसिंग कराई गई, क्रॉसिंग कराने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला कैपिटल बी स्मॉल बी, तो जब इसका फिनोटाइप निकला, फिनोटाइप मतलब देखने से हमें जो इसका साइज मिला, फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोजेनी बने उनका साइज मिला, वो साइज था इंटरमीडिएट मतलब ना लार्ज था ना स्मॉल था, इन दोनों के बीच का था। तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि ये डोमिनेंट है या ये डोमिनेंट है, ये अपने आप में ही अलग इसका करेक्टर आ गया यहाँ पर। तो हमने यहाँ से क्या बताया, डोमिनेंस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोटाइप। डोमिनेंसी का कैसे पता चलता है, उसके फिनोटाइप से। अब फिनोटाइप से हमें पता चल गया, इस फिनोटाइप से हमें पता चल रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, क्योंकि ना ये कम्प्लीटली डोमिनेंट है ना ये कम्प्लीटली डोमिनेंट है। तो कैसे पता चला, जो इसका फिनोटाइप आया, फिनोटाइप मतलब जब इसका साइज इंटरमीडिएट मीडियम साइज का आया दोनों के, तो ये हमें बता रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। और जब हमने, ये तो था साइज, अब जब हमने इसकी शेप देखी, शेप इसकी क्या थी, राउंड। तो राउंड शेप यहाँ पर किसको बताया गया था, डोमिनेंट को। तो अगर हम इसका शेप करेक्टर लेकर के चलें तो इसमें ये वाली चीज़ डोमिनेंट है। तो ये साइज तो हमें बता रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, और जो शेप हमें बता रही है वो बता रही है डोमिनेंस के बारे में। तो इसीलिए जो यहाँ पर जो डोमिनेंस बताया गया है, प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप, जो भी फिनोटाइप आपको लास्ट में मिल रहे हैं उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या डोमिनेंस है। तो यहाँ पर आप देखें, एक जीन है जो हमें दो करैक्टर के बारे में बता रहा है, और कई में क्या होता है दो से ज़्यादा भी बता सकता है ये, ठीक है। जैसे इसमें एक्सेस ऑफ स्टार्च सिंथेसिस हो रही है, इसमें कम हो रही है, तो ये अमाउंट के बारे में बता रहा है। तो जीन एक है लेकिन वो मल्टीपल इफ़ेक्ट्स के बारे में बता रहा है उसके, जैसे साइज, शेप और इसकी अमाउंट। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी, ठीक है। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है व्हेन अ सिंगल जीन प्रोड्यूस मल्टीपल इफेक्ट, ठीक है, या प्रोड्यूस मल्टीपल फिनोटाइप। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये टर्म है टॉक्ड अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल। मेंडल ने हमें डोमिनेंस का बताया था, लेकिन जो कल हमने टॉपिक पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके अंदर हमने पढ़ा कि कोई भी एलील्स, एक जीन के कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं है हेटेरोजाइगस कंडीशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है इसको भी आप एक्सेप्शन बोल सकते हैं, दैट इज़ द कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मीन्स जब जीन के दोनों एलील्स ही अपने एक्सप्रेशन को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं व्हेन दे आर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। कोडोमिनेंस when both the alleles of a gene express themselves in a heterozygote, this condition is called codominance। दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे जब भी वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएंगे, तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंट एलील्स क्या होते हैं, वो एलील्स जो कभी भी डोमिनेंट रिसेसिव वाला रिलेशनशिप शो नहीं करते, ना ही कोई इंटरमीडिएट कंडीशन शो कर दे। जैसे पीछे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि जो डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव नहीं करेगा। तो ये एलील्स ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं करते, ना ही इंटरमीडिएट कंडीशन के बारे में बताते, जैसा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने पढ़ा था। ये इंडिपेंडेंटली दोनों ही हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। दैट एलील्स आर नोन एज कोडोमिनेंट एलील्स, ठीक है। ये कोडोमिनेंट एलील्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेम कैपिटल लेटर से। ये कैपिटल लेटर होता है हमारे पास आई, ओके, विद डिफरेंट सुपरस्क्रिप्ट्स। सुपरस्क्रिप्ट्स का मतलब है, जैसे इसका एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप, जिसमें हमने आई यहाँ पर हमारा जीन है और इसके ऊपर जो ये अलग अलग A, B और ये नोट का साइन है, आई नोट। तो ये जो अलग अलग ऊपर चीज़ें लिखी हुई है सुपरस्क्रिप्ट्स, इनसे ये डिनोट किया जाता है। A जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है A ब्लड ग्रुप को,
बी जो है ये बी को रिप्रेजेंट, ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है आई नोट, इट इज द ओ ब्लड ग्रुप। ओके, तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। कैसे, इसको मैं भी आपको क्रॉसिंग से बताऊंगी। उससे पहले हम यहाँ पर एक टेबल देख लेते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप है हमारे पास, ये ब्लड ग्रुप लिखे हुए हैं। कॉमन ब्लड ग्रुप हम लिख देते हैं, जो हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप है उनको लिखते हम हमेशा है ए बी ओ ब्लड ग्रुप। ए बी ओ में 4 ब्लड ग्रुप आ जाएंगे, ए बी एंड ओ। तो इन्हीं को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जो फिनोटाइप्स है ये ब्लड ग्रुप लिख दो। इनके जीनोटाइप्स क्या होते हैं? जीनोटाइप्स में जो ए ब्लड ग्रुप है उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई ए, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई ए स्मॉल आई से। ठीक है, ये स्मॉल आई की जगह आप आई नोट का साइन भी लिख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप जो भी यूज करना चाहें। तो जो ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप्स ये दोनों हैं। इन दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं, जो आपको कंडीशन दी होगी जब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगी इसके। ए ब्लड ग्रुप के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है? ए एंटीजन प्रेजेंट होता है। ऐसे ही सेम बी ब्लड ग्रुप है। बी ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं आई बी, क्योंकि दो एलील्स हमें बताने हैं यहाँ पर, और आई बी आई। इसी तरह से ए बी का आई बी एक ही जीनोटाइप है इसका। ओ ब्लड ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई नॉट, या फिर स्मॉल आई से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो यहाँ पर ये मैंने जीनोटाइप आई एंड आई जो बता रखा है, इसमें जो आई ए है इट इज़ द डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। ठीक है, ये स्मॉल आई आपने देखा होगा, ये ओ ब्लड ग्रुप के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया है। सेम इसी तरीके से इसके अंदर। तो यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप, इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल कैसे है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। मल्टीपल एलील्स जिसके 2 से ज़्यादा एलील्स होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर जीन तो एक है आई, इसके एलील्स कितने हैं हमारे पास? आई ए भी हो सकता है, आई बी भी और आई नॉट भी। तो 3 एलील्स हो गए हमारे पास यहाँ पर। इसी तरह से जब आप ड्रोसोफिला पढ़ेंगे, ड्रोसोफिला का जो आई कलर है उसमें भी 15 एलील्स होते हैं। और इसी तरह से जो रैबिट के कॉट कलर है उसके अंदर 4 एलील्स हम लेकर के चलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मल्टीपल एलील्स भी साथ के साथ आपका हो जाएगा। जब व्हेन अ जीन हैज़ मल्टीपल एलील्स इट इज़ नोन एज मल्टीपल एलील्स। और इसके अंदर आप एग्जांपल दोबारा से दे सकते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप, या फिर ड्रोसोफिला इन विच आई कलर हैज़ 15 एलील्स, कॉट कलर इन रैबिट इट हैज़ 4 एलील्स इन अ जीन। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ टेबल्स। कोडोमिनेंस को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्रॉस बनाई है। ये क्रॉस किस किस के बीच में है? मैंने यहाँ पर ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लिया है, ए बी ब्लड ग्रुप। हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप थे, उसमें से मैंने ए बी ब्लड ग्रुप का एग्जांपल यहाँ लिया है। हमारे पास पेरेंट्स के फिनोटाइप है ए, एक पेरेंट ए और दूसरे पेरेंट का बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, मदर का ए है, फादर का बी ब्लड ग्रुप है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। इसके जीनोटाइप मैंने बताए थे। ए ब्लड ग्रुप के लिए 2 जीनोटाइप होते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाला जीनोटाइप लिया है आई ए। बी का भी सेम मैंने ऐसे ही 2 जीनोटाइप में से एक जीनोटाइप यहाँ मेंशन किया है। इनके गैमीट्स बना लेंगे हम, अलग अलग कर देंगे एलील्स को। जब हमने इनकी क्रॉसिंग कराई, क्रॉसिंग कराने से जितने भी हमें प्रोजेनीज के ब्लड ग्रुप मिले दे ऑल आर सेम, डेट इज ए बी ब्लड ग्रुप। जैसे आप यहाँ देखेंगे आई ए की आई बी के साथ क्रॉसिंग कराई तो आई ए आई बी हमें मिला। सेम इसी तरह से जब हमने सबकी क्रॉसिंग कराई तो सबका जो ब्लड ग्रुप आ रहा था डेट वाज ए बी ब्लड ग्रुप। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दोनों ही एलील अपना एक्सप्रेशन शो कर रही हैं। जो ये ए बी ब्लड ग्रुप हमारा शो कर रहा है कोडोमिनेंसी को। जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है डेट इज सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल हीमोग्लोबिन को भी मैं यहाँ क्रॉसिंग के थ्रू आपको बता रही हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास सिकल सेल हीमोग्लोबिन का। सिकल सेल हीमोग्लोबिन, इसके लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच बी, ऊपर सुपर स्क्रिप्ट से एस से। ठीक है, एच बी एस। तो यहाँ पर मैंने फिनोटाइप ली है, एक नॉर्मल पर्सन है और एक सिकल सेल एनीमिक पर्सन है। जो सिकल सेल एनीमिक पर्सन होता है उनके अंदर लो ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से आरबीसी की सेल शेप सिकल टाइप की हो जाती है, इसीलिए इसका नाम सिकल सेल एनीमिया बोला गया है। सिकल सेल एनीमिया में जीनोटाइप मैं आपको बता दूं, नॉर्मल पर्सन के जीनोटाइप रहेंगे एच बी ए, यानी कि हीमोग्लोबिन ए, एच बी ए, क्योंकि इट इज़ द डिसीज ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हम यहाँ पर एच बी का सिंबल ले रहे हैं।
सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो सिंबल आएंगे HbS ओके। अब हमने इनके गैमीट्स बना दिए हैं, जब दोनों की क्रॉसिंग कराई तो जो हमें रिजल्ट मिले HbA HbS मिले। तो इससे हमें क्या पता चला, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में दे आर शोइंग some RBCs which are sickle shaped, not all the RBCs, only some RBCs have sickle shaped cell। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कैरियर्स ऑफ सिकल सेल ट्रेट। इनके अंदर ज़्यादा सिम्टम्स तो नज़र नहीं आएंगे बट माइल्ड सिम्टम्स शो हो सकते हैं। इन फ्यूचर अगर इस पर्सन की मैरिज जिसके जीनोटाइप्स HbA HbS है किसी सेम ही जीनोटाइप बियरिंग पर्सन के साथ हो जाती है लाइक HbA HbS, तो जब उनकी क्रॉसिंग होगी जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो नेक्स्ट जनरेशन में ये सिकल सेल एनीमिया कम्प्लीटली शो हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर आपको क्रॉसिंग से बताऊँ HbA HbS और यहाँ पर भी HbA HbS, तो आप इनकी क्रॉसिंग जब कराएंगे तो आपको कितने तरह के जीनोटाइप्स मिलेंगे, HbA HbA HbS HbA HbS एंड HbS। तो जब इनकी जनरेशन्स आगे बनेंगी तो उस जनरेशन में आपको मिलेंगे, एक आपको नॉर्मल मिलेगा, एक प्रोजेनी नॉर्मल होगा, दो प्रोजेनी सेम बिल्कुल होंगे अपने पेरेंट्स के जैसे यानी कि कैरियर ऑफ द सिकल सेल ट्रेट, और जो एक प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा डेट विल बी सिकल सेल एनीमिक प्रोजेनीज। तो इसमें मतलब चांसेस होंगे आगे जनरेशन में ये वाला जो करेक्टर है आगे ये डिसीज़ आगे पास होने के कम्प्लीटली विजिबल हो जाएंगे। तो मतलब नेक्स्ट जनरेशन में पूरे चांसेस हैं कि एक प्रोजेनी सिकल सेल एनीमिक हो सकता है। तो ये हो गया हमारा सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो इसमें जब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन आ रहेगा, तो थोड़ा हम वहाँ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नाम से ही पता चल रहा है, पॉली यानी कि बहुत सारे जीन्स मिलकर के एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही प्लियोट्रॉपी के अपोजिट है। प्लियोट्रॉपी में हमने पढ़ा था एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर शो करता है, यहाँ पर क्या है मल्टीपल जीन मिलकर के एक करेक्टर को शो करेंगे। जैसे कि इसमें एग्जांपल है, एग्जांपल से पहले डेफिनेशन, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन विच वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स। बहुत सारे जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। एग्जांपल में जैसे ह्यूमन स्किन कलर है, हाइट हो जाएगा, कुछ एनिमल्स में जो मिल्क और मीट यील्डिंग एनिमल्स होते हैं वो भी ये शो करते हैं। वीट प्लांट है जो उसमें भी ये देखा गया है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ह्यूमन स्किन कलर में जैसे यहाँ पर ये 3 जीन है ABC, ये तीनों जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को यानी कि ह्यूमन स्किन कलर वेरी डार्क कलर के लिए यहाँ पर एलिस जो लिए गए हैं जीन्स के AAPBCC कैपिटल लेटर्स में लिए गए हैं, और जो बहुत ही प्योर वाइट बोल सकते हैं या वेरी लाइट कलर जो है उसको हम A स्मॉल b स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो यहाँ पर हमारे पास F1 प्रोजेनीज मिलेंगी, F1 जनरेशन, वो क्या होगा, इन दोनों का मिक्सचर, मतलब ये ना तो प्योर डार्क होगा ना प्योर लाइट, इन दोनों के मिक्स का होगा। तो इसलिए इसको हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसका आगे पुनेट स्क्वायर आपके सिलेबस में नहीं है, बट जब आप देखोगे पुनेट स्क्वायर में इसको जब बना करके तो आपको बहुत सारे कलर्स आपको इसमें स्किन कलर आपको विजिबल हो जाएंगे। तो मतलब ये 3 जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं।